हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, मैंने आपको कहा था केस स्टडी के साथ साथ एक टॉपिक करा दूंगा आपको, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है ना। वो पहले इसलिए नहीं कराया बेटा क्योंकि बहुत हल्का टॉपिक है, 2-4 मिनट में ही हो जाता है। बाबू, मैंने ना आपको एक पीडीएफ भेजी है ग्रुप में, पेज नंबर 147 निकाल लो। उसके ऊपर डीमोनेटाइजेशन के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। ठीक है जी। एक मिनट पहले मेरी सुन लो, पहले मेरी सुन भी लो भैया। बाबू, 8 नवंबर 2016 हमारी गवर्नमेंट ने बेटा डीमोनेटाइजेशन करा। बाबू, जो 500 और 1000 के नोट थे वो क्या हो गए बेटा, सीज टू बी आर लीगल टेंडर मनी एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल पर्पसेस। बेटा, वो अब लीगल टेंडर नहीं रहे थे, लेकिन कुछ स्पेशल पर्पस के लिए वो लीगल टेंडर थे। जैसे कि अगर आपको याद हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम उससे खरीद पा रहे थे, हम गैस एजेंसी पर भी वो पैसे चला पा रहे थे। ठीक है ना। स्पेशल पर्पस छोड़ दो, उसके अलावा वो सीज टू बी अ लीगल टेंडर मनी, उसके अलावा वो लीगल टेंडर नहीं थे। ठीक है, एक बार जितना कुछ दिया टॉपिक के बारे में सब पढ़ दो, जो भी प्रॉब्लम है देखते हैं। पेज नंबर 147 फटाफट से निकाल लो। आपने शायद सारा कुछ पढ़ लिया होगा। एक बार मैं हल्का सा डिस्कशन करूंगा जो जो चीजों में आपको दिक्कत आ रही होगी। ठीक है ना। दिक्कत आई होगी थोड़ी सी बेटा फीचर्स में। ठीक है जी, पढ़ा आपने एक बार सब कुछ। और वो सबसे पहला फीचर है एलिमिनेशन ऑफ ब्लैक मनी। पढ़ा आपने? क्या आया ब्लैक मनी? काला धन, वेस्ट इंडीज के लोग। बेटा, एलिमिनेशन ऑफ ब्लैक मनी मतलब ब्लैक मनी क्या होती है? वो टेक्निकल भाषा लिखना है, क्या टैक्स है? अनअकाउंटेड मनी, जिसको आपने अकाउंट फॉर नहीं किया, कहीं दिखाया नहीं। एक मिनट के लिए प्लीज मेरी तरफ देखो पहले भैया, अगर समझने की इच्छा है तो सामने देखना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं, आज आपने एक पार्टी से ना बेटा 1 CR का गुड्स खरीदा। ठीक है, अपने करंट अकाउंट से पेमेंट कर दी। ठीक है, और हाथों हाथ भेज दिया 1 करोड़ 5 लाख में, वो भी आपके करंट अकाउंट में पैसे आ गए। बाबू, अगर आप इसको दिखाओगे नहीं ना, तो ये इनकम टैक्स की पूरी निगरानी में है ना। तो करंट अकाउंट ना सेविंग अकाउंट, आज की तारीख में कोई अकाउंट बिना पैन कार्ड के नहीं खुलता। वो 1 मिनट में पकड़ लेंगे आपको और कहेंगे 5 लाख के आपने इनकम जनरेट करी है, इसके ऊपर इनकम टैक्स दो। ठीक है जी। खुद दोगे तो सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा, सरकार पकड़ेगी तो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी तीनों दोगे। सिंपल सी बात। ठीक है। अच्छा, यही काम अगर आप कैश करो तो 1 करोड़ का आपने सामान खरीदा कैश, 1 करोड़ 5 लाख में भेज दिया कैश। सर मैं कहता हूं जितनी मर्जी तगड़ी सरकार हो, उनके लिए यही ट्रांजैक्शन पता लगाना सबसे मुश्किल है, कोई नहीं पता लगा सकता। ठीक है ना। और ये ऐसे कर करके लोग बहुत सारी ब्लैक मनी इकट्ठी कर लेते हैं। सर, अगर आपने जितनी मर्जी ब्लैक मनी इकट्ठी कर लियो, कई 100 करोड़ इकट्ठे कर लियो, जब डिमोनेटाइजेशन हो गया तो क्या हो गया? ब्लैक मनी खत्म होगी भैया। क्योंकि ब्लैक मनी ऐसा तो है नहीं बेटा कि 100 200 500 करोड़ आपने 100 रुपए के नोट रखे होंगे। रखे तो 500 और 1000 के ही होके। अब सरकार ने बंद कर दिया तो क्या करोगे? अकाउंट में डलवाओगे, एक्सचेंज कराओगे, सरकार को पता लगेगा ही लगेगा, ब्लैक मनी खत्म होने लग गई। समझ में आ रही है बेटा बात? आगे बढ़ाओ जी बात को। एराडिकेशन ऑफ करप्शन। बेटा, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखो ना, तो हमारे यहाँ के मुकाबले करप्शन बहुत ज्यादा कम है। ऐसा क्यों? पता है क्यों? क्योंकि बेटा ब्राइब हमेशा हाई डिनोमिनेशन में दी जाती है, कभी लो डिनोमिनेशन में नहीं दी जाती। हमारे यहाँ डिनोमिनेशन 1000 था, ठीक है, या 500 था। अब मैं कहूं 1 करोड़ रुपए देने हो, वही एक गड्डी 1 लाख रुपए की है। 100 गड्डियां पता भी नहीं लगती, एक छोटे से ब्रीफ केस में करोड़ रुपए आ जाते हैं। किसी को रिश्वत देनी है, अपना बहुत बड़ा काम निकलवाना है, एक ब्रीफ केस दे तो हो गया काम। सर यही सोचो, अमेरिका में हाईएस्ट डॉलर 100 है, वो रिश्वत दे सकते हैं क्या? करोड़ रुपए, मतलब वहां के हिसाब से करोड़ डॉलर। सर 3-4 बड़े बड़े बैग बन जाएंगे, और ले जाते हुए आपको खुद को डर लगेगा। तो बेटा करप्शन हमेशा हाई डिनोमिनेशन से होता है, लो डिनोमिनेशन से नहीं। जब पिछली बार पढ़ा रहा था ना, तब तक 2000 का नोट ट्रेवल करता था, और मैंने यही बोला आपको बैच में कि बहुत जल्दी 2000 का नोट बंद होगा। 5 दिन बाद अनाउंसमेंट आ गई थी कि 2000 का नोट बंद होने वाला है। ठीक है जी, हो गया ना। और आपको एक और बताऊं, मतलब मुझे ऐसा लगता है भाई, मैं भगवान नहीं,
ये 500 का नोट भी जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मेरी गट फीलिंग है, जाएगा, देख लेना, मेरी गट फीलिंग है, ठीक है। देख लियो, ये बात चाहे लगे 2 साल, चाहे लगे 4 साल, चाहे लगे 5 साल, ये 500 का नोट जाएगा। हाईएस्ट डिनोमिनेशन इंडिया में 200 बचेगा, देख लियो, समय आएगा बताऊंगा जरूर। बेटा थर्ड वन कहता है एलिमिनेशन ऑफ काउंटरफेट करेंसी। काउंटरफेट का क्या मतलब होता है? नकली नोट, डुप्लीकेट नोट। बेटा आपको एक आइडिया बता देता हूं, ठीक है ना। जब घोषणा हुई कि हम मतलब डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, ये पुराने 500 और 1000 के नोट बंद कर रहे हैं, तो बहुत सारे न्यूज चैनल ने खबर चलानी शुरू कर दी। आज तक ने, एबीपी न्यूज ने 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये खबर चलाई थी कि पाकिस्तान में बैठा हुआ आईएसआईआई रातों रात बर्बाद हो गया। सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। क्यों? क्योंकि इतने 500 और 1000 के नोट प्रिंट करे हुए थे, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। और आपको भी पता है बेटा इंडियन इकोनॉमी में कितने 500 के नोट आ चुके थे नकली, ठीक है ना। और शायद सब घर से एक एक दो दो नोट तो निकले ही हैं, जो हमने खुद फाड़ के फेंके कि कुछ हो ही नहीं रहा इसका। समझ में आती है ना बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ाना बेटा, एलिमिनेशन ऑफ टेरर फंडिंग, शायद ये बात समझ में आ भी गई होगी। बाबू अभी मैं बोल रहा था वही बात, आईएसआई क्या करता था बेटा, आतंकवादियों को यही पैसे देता था, वो बॉर्डर क्रॉस करते थे, उसके बाद इस पैसे को 100 रुपए में 200 रुपए में चला देते थे, लोग खुद खरीद लेते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि हम तो 500 में चला ही देंगे। सर पूरी टेरर फंडिंग इसी 500 डुप्लीकेट 500 के नोट से होती थी, पूरी की पूरी टेरर फंडिंग। समझ आई? एक साथ कितने सारे शिकार हुए डिमोनेटाइजेशन से। अभी तक 4 बातें चारों समझ में आई। बाबू मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर मेरा डिस्कशन थोड़ा डिटेल है, 5 मिनट रुक जाओ। 6 पढ़ना है राइज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये तो समझ में आ गया होगा। तो डिमोनेटाइजेशन हो गया, सबने अपने खातों में पैसे जमा करा दिए, अब सरकार को टैक्स थोड़ा ज्यादा मिलने लगा। उस साल देख लो सरकार का रेवेन्यू 10% बढ़ा था, हाईएस्ट इंक्रीज एवर है, ठीक है जी। आगे बढ़ाओ जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबसे बड़े काम की बात बेटा। डीमोनेटाइजेशन कोई अनप्लान्ड एक्टिविटी नहीं थी, अगर आपको बाद में पता लगाओ, ये बहुत ज्यादा सिस्टमैटिकली प्लान्ड एक्टिविटी थी। सबसे पहले जनधन खाते खुलवाए गए थे, सारे गरीबों को कहा आपकी सब्सिडी इसमें आएगी आएगी आएगी, लोगों ने खाते खुलवा लिए, अब सबके खाते खुल गए, फिर डीमोनेटाइजेशन उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, प्लान्ड एक्टिविटी थी। बाबू अब एक बात बताओ, पहले क्या करता था बेटा, गरीब ना हमेशा, समझते हो वैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब, जितना बेटा फाइनेंशियल फैसिलिटी अमीर लोग अवेल कर पाते हैं, उतने गरीब भी कर पाए, यानी कि ऑल ओवर इंडिया हर कोई फाइनेंशियल फैसिलिटी को अवेल कर पाए, इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। बेटा लोन ना पुराने टाइम में डिमोनेटाइजेशन से पहले उठाकर देख लो, इतिहास कहता है सिर्फ अमीरों को मिलता था। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही बैंक से ट्रांजैक्शन करते थे, बैंकों में पैसा वही रखते थे, ट्रांजैक्शन वही करते थे। तो बैंक हमेशा क्या करता है, कोई भी लोन देता है सबसे पहले कहता है बैंक स्टेटमेंट ले आओ, मैं चेक तो करूँ आप बैंक से कितना काम करते हो। गरीब गरीब कहता है मेरे पास आता ही नहीं है, बैंक स्टेटमेंट कहां से ले आऊं, तो लोन कहां से मिलेगा, कुछ नहीं मिलता था। सरकार ने जान के जनधन खाते खुलवाए, लोगों ने पैसे जमा करे, डिमोनेटाइजेशन में उनकी जो भी सेविंग थी 50,000 60,000 लाख सबने जमा करा। सर धीरे धीरे उनको भी हैबिट पड़ी बैंक अकाउंट को यूज करने की, आज की तारीख में वो फाइनेंशियली इंक्लूड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो चुका है उनका। अब उनको वो सारी फैसिलिटी मिलती है जो पुराने टाइम में सिर्फ रिच एक्सेस कर पाता था। समझ में आया फाइनेंशियल इंक्लूजन? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू लास्ट इज कैशलेस इकोनॉमी हो, तो चलो ठीक है, मेरे को अब क्या बताऊं, आज की तारीख में किसी कन्फेक्शनरी शॉप पे खड़े होके पूछ लेना, वो बेचारा कहेगा, कह रहा है कैश सुबह से 1000 नहीं आया, गूगल पे पेटीएम वो सारा भर के आया। यही कैशलेस इकोनॉमी है। जो पहले लोग कैश गिना करते थे, कैश ही नहीं मिलता भैया, दूर क्या जाना, मुझे नहीं मिलते भैया फीस से, सब अकाउंट है। सच है बात, ठीक है ना। आदत ऐसी हो चुकी है। अब ये देख लो हमारे वॉलेट में पैसे कितने मिलते हैं, 100 200, गूगल पे का बैलेंस बहुत ठीक ठाक है, चलो रे भैया गूगल पे करा लो। सबके साथ ही हालात हो चुके, कैश जेब में नहीं मिलता। किसका? बड़ी बनियों के साथ, वो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं, तू मेरे को नाम बता, मैं रेड रोड चलो जी, पहला क्रिश गुप्ता, दूसरा विशेष गर्ग, गर्ग बिंदल, चलो जी, चलो जी,
वो फिफ्थ हेडिंग है मनी लॉन्ड्रिंग, जिसपे मुझे थोड़ी सी चर्चा करनी है, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक मतलब बताऊंगा, उसके बाद कैमरा बंद, उसके बाद चर्चा करेंगे बहुत डिटेल। वो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब समझते हो? लॉन्ड्रिंग का मतलब तो समझते हैं ना, कपड़े धो दिए, पैसे धो दिए, ब्लैक मनी धो दी, व्हाइट कर दी, दिस इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। और इंडिया में बहुत खतरनाक क्राइम है भैया, ठीक है जी। खैर अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर दो विद एग्जांपल, अगर भाई पोस्ट करने का। अब हम पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, अगर ये सब कुछ क्लियर हो गया हो आपको। बेटा पास्ट ईयर में ना 29 क्वेश्चन 1 मार्कर्स हैं, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन पर भी ला रहा हूं, आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, पढ़ना शुरू करेंगे उसको, ठीक है बाबू। इसमें ना 1 मार्कर्स ही बहुत काम के हैं, उसके बाद तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा हल्का ही है, बहुत ही ज्यादा हल्का, और आज ही खत्म कर देंगे हम, ठीक है जी। मैंने ना एक बार आपके ग्रुप में शेयर कर दिया, आप देख लो, और बेटा स्क्रीन पर भी ले आया हूं मैं। 29 क्वेश्चन है अरिहंत की बुक से, पास्ट ईयर क्वेश्चन है। तो वो स्टार्ट कर दो पढ़ना, मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स लूंगा। 29 पढ़ने के लिए मुझे लगता है 10-12 मिनट बहुत है, फटाफट से पढ़ के बता दो, ठीक है जी। यहां से स्टार्ट हो रही है, फटाफट से पढ़ के बता दो एक बार। नंबर 22 पढ़ना है एक बार, क्या कहता है? कहता है विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड अबव aiming to revive JNK attraction as a top location for film shooting. The JNK firm policy 2021 offers a host of incentives to the filmmakers, such as subsidies and low long-term interest rate for film with patriotic and certain other theme shot in JNK. चलो आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बाबू। कौन सा कंपोनेंट है? इकोनॉमी का गलत थोड़ी कह रहा है बेटा, क्लियर कट इंसेंटिव फिल्म मेकर को है। क्या इंसेंटिव है? अगर आप जेएनके में शूटिंग करते हो, कहीं ना कहीं कुछ सब्सिडीज दिलवाएंगे या सस्ते रेट पर लोन दिलवा देंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्लियर कट हिंट है, या तो ब्याज ही नहीं देना या देने तो कम ब्याज देना है, ठीक है ना जी। चलो 24 पढ़ो जी। इवन दो द पॉलिटिकल कंडीशन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, द इम्पैक्ट द सेंटिमेंट, सब कुछ है। आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव है। हाँ मुझे याद आ गया, एक मिनट सामने देखना बाबू। इसने पूछा हुआ है आपसे विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज बीइंग हाइलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट, और स्मार्टली इसने सभी फीचर लिखे इसमें। देखो इवन दो द पॉलिटिकल कंडीशन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये रिलेटिविटी की बात समझ में आ रही है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट कंट्री, वही तो बात है। कहता है दे इंपैक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ एन इन्वेस्टर इन द बिजनेस। इन्वेस्टर मतलब शेयर होल्डर, part of specific forces, general and specific forces. If the instability of the political condition cause uncertainty, इसके अलावा भी कुछ होगा, and make it difficult to predict the future, ठीक है ना। वो कहता है if the instability of political condition causes uncertainty and make it difficult for the firm to predict the future. Dynamic nature, सारा का सारे थे 10 और 14। अच्छा सारे देख लेते हैं भैया, तुम पहले बता देते। हाँ मैंने पढ़ा हुआ है केस बेटा। एक कार्टूनी प्लैनेट करके कंपनी है, पहले उसने अपने बिजनेस में कुछ लगाया और बाद में देखा इंडोर का ना बड़ा क्रेज आने लगा, इंडोर स्पोर्ट्स का। तो बच्चों के लिए उसने क्या करा, नए स्विंग्स लगा दिए, बच्चे आएंगे। तो वो बिजनेस इज डायनेमिक नेचर, फीचर यही है इसका, ठीक है ना। डायनेमिक नेचर बेटा हर कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट में बदलता है, और ये आपको ऐड भी करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे रहा था उस दिन, शायद कैंडल का। एक पर्सन कैंडल बना रहा है और वो इंतजार कर रहा है, अच्छा यही बिकेंगी, यही बिकेंगी, यही बिकेंगी, और ये देखने की कोशिश नहीं कर रहा है इन्वर्टर का जमाना आ गया। भैया जो जमाना आ गया उसके साथ चलो ना। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कीप्स ऑन चेंजिंग। अब आप कैंडल पे ही पड़े रहोगे, आप सोचोगे मेरा धंधा नहीं बढ़ रहा, मेरा धंधा नहीं बढ़ रहा, वो कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस फर्म ने तो बिल्कुल ठीक किया, उसने देखा सब कुछ बदल रहा है, नए नए स्विंग्स आ रहे हैं मार्केट में, बच्चे जा रहे हैं इंडोर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने, तो उसने अपने जगह पर क्या किया बेटा, स्विंग्स लगा दिए, नए झूले लगा दिए बच्चों के लिए। डायनेमिक नेचर। 10 इसका 12 पूछा ना कृष्णा तूने, पर यार ये तो बिल्कुल ठीक था, इसमें क्या दिक्कत थी। वन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द कैशलाइट इकोनॉमी इज दैट इंटरनेट कनेक्टिविटी इज प्री रिक्विजिट। भैया ये तो बिल्कुल ठीक था ना यार। अच्छा एक बात बता, अगर कैशलेस इकोनॉमी इंप्लीमेंट करनी है
तो वो आपको पता है ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी तो हर जगह होनी चाहिए। तो ये तो सिंपल था ना यार। और क्या 14 है ना बाबू। इसमें कहता है कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है बाबू, इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस नहीं है, बाकी तो तीनों कहीं ना कहीं है। ठीक है ना, आपने सोचा होगा कौन सी है, क्वेश्चन ही बड़ा ढंग से। 18th कृष्णा, 18th बाबू कहता था नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज अ मेजर एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सर पॉलिटिकल कंपोनेंट। बेटा एक कंट्री की रिलेशन दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ कैसी है, बेटा ये कौन सा एनवायरमेंट में आएगा, पॉलिटिकल एनवायरमेंट में ही आएगा भैया। ठीक है ना जी, क्योंकि रिलेशन क्या डिपेंड करेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करेगी। गवर्नमेंट किसी के साथ पॉलिसी रिलैक्स रखेगी तो उसके साथ रिलेशन सुधरती जाएगी। ठीक है जी बाबू, अब आपको बता देता हूं, दो ही केस ऐसे हैं इन 29 क्वेश्चन के अलावा जो आपको दो केस पढ़ने हैं, बाकी मैंने पूरा पढ़ लिया, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बेटा एक सेकंड रुक जाओ, देख लो जरा सामने, शायद एक तो क्वेश्चन नहीं बाबू, एक तो क्वेश्चन 55 पेज पे 1 और एक 61 पे है 1। एक क्वेश्चन तो ये है और एक बेटा 61 पे है, बस दो ही क्वेश्चन करने हैं, बाकी सब आता है। ये पढ़ लो, प्रॉब्लम ले लेते हैं, चलो कल ले लेंगे, दो क्वेश्चन पढ़कर आ जाए। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।